दिल्ली दिल्ली दिल्ली। सो रिसेंटली दिल्ली में काफ़ी आंधी तूफान आए थे। उन्हीं आंधी तूफानों से भरी एक शाम को मैं बाहर मौसम का मज़ा ले रहा था, बट राइट देन मेरे सर के ऊपर बिजली कड़की। मैंने सर ऊपर उठा के देखा एंड आई सॉ कि एक टीन का टुकड़ा उड़ के जा रहा था। लाइक दैट वॉज द मोमेंट जब मुझे एक बार फिर मदर नेचर ने याद दिलाया कि मैं उसके सामने एक तिनका भी नहीं हूँ, नॉट इवन अ स्पैक ऑफ डस्ट। बट यू नो वॉट, इट वॉजंट जस्ट अ रियलाइजेशन, आई हैड अ फ्लैशबैक डाउन द मेमोरी लेन टू दिस बर्तन मांजने का जूना SpongeBob SquarePants. Welcome to Kasata S. Now what I'm going to talk about here is specifically this one episode of SpongeBob named SpongeHenge. इसका दिल्ली स्टॉर्म से क्या लेना देना है ये आपको जल्द ही समझ आएगा। उस एपिसोड को मैं समराइज करूं तो होता कुछ यूं है कि बिकनी बॉटम्स जो जगह का नाम है वहां तूफान आया होता है, हाँ पानी के अंदर, जो कि समवॉट पहले कभी नहीं हुआ था। तो उसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता होता है, बट अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स ये नेपच्यून गॉड करते हैं। Neptune stirred up quite a gale tonight. He must be mad about something. नेपच्यून बेसिकली रोमन माइथोलॉजी के गॉड ऑफ सी है। सो यू कैन से कि क्लाइमेट चेंज इस एपिसोड की थीम रहती है, जिसके बारे में हम आगे और समझेंगे। तो उस तूफान में जब स्पॉन्जबॉब घर के बाहर निकलता है, ही रियलाइजेस कि उसकी बॉडी में जो पोर्स हैं उनसे म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए तो काफी फनी लगता है, बट सून उसकी वजह से काफी सारी जेली फिशेस उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं एंड दे लाइक इरिटेट द हेल आउट ऑफ हिम। वो काम पर नहीं जा पाता क्योंकि जेली फिश उसे उसके ही घर में हॉस्टेज बना देती है कि तू पहले गाना बजा। फिर जैसे तैसे वो बाहर निकलकर अपने दोस्त पैट्रिक के पास पहुंचता है, लेकिन बाद में वो भी उसे लात मारकर भगा देता है और फाइनली स्पॉन्जबॉब को एक केव में जाकर छुपना पड़ता है। केव के अंदर हवा नहीं होती तो उसके पोर्स वहां पे आवाज भी नहीं करते। अब यहाँ पर स्पॉन्जबॉब अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकता था और बाहर निकलता तो जेलीफिश उसे फिर मिल जाती। तो वो लगाता है दिमाग और खुद का क्लोन प्रिपेयर करता है, एक नहीं बहुत सारे, जस्ट लाइक स्टोनहेंज, एंड दे प्रोड्यूस द टाइप ऑफ म्यूजिक द जेलीफिश वांटेड टू हियर। और फाइनली स्पॉन्जबॉब को आज़ादी मिल जाती है, एक्सेप्ट कि अब उस आज़ादी का उसके पास कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि जब वो वापस आता है अपने घर तो उसे अपना घर ही नहीं मिलता और ना ही उनमें से कोई भी इंसान जो पहले वहां पे रहा करता था, क्योंकि अपेरेंटली सब लोग उस तूफान में मर चुके थे। अब एपिसोड के लास्ट कुछ सेकंड्स में एक 3000 साल का टाइम लीप आता है। आई नो उस कार्टून में काफी बार वो टेम्पलेट मजाक में यूज होता है, बट दिस टाइम उसमें एक्चुअली में एक 3000 साल का टाइम लीप आता है जहाँ बिकनी बॉटम्स में बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुका है एक्सेप्ट द जेलीफिश। अब इस पूरी स्टोरी में आई बिलीव देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ फिलोसफिकल, साइंटिफिक और सिनेमैटिक व्यू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी थीम की, विच इज क्लाइमेट चेंज, विच इज प्रीटी एविडेंट फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश कि कैसे हमारी जो दुनिया है वो क्लाइमेट की वजह से अफेक्ट हो सकती है। और इसमें आता है तूफान। अब देखो, तुम्हें जितनी भी ऐसी मूवीज या वेब सीरीज देखने को मिलेंगी जिसमें दुनिया खत्म होने की कगार पर है, उनमें ऑब्वियसली कभी भी कोई नॉर्मल मौसम देखने को नहीं मिलेगा कि वसंत की तेज हवाओं में पतंग के ऊपर बैठकर शिमला जाने वाले यात्रियों की पेड़ में फंसकर हुई मौत नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ड्रेड, वो फियर ही नहीं है हमें, वो एंसेस्ट्रल फियर ही नहीं है। हमने नहीं देखा है, ना ही हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ देखा है। सबको पता है वसंत में कुछ भी डरने वाला नहीं होता है अंटिल आप इंडिया की किसी गली में से निकल रहे हैं बाइक पर सवार और कोई नामकूल आकर अपनी पतंग के मांझे से आपके गले में राखी बांध जाए। ओए वो भैंस की आँख, मंजा मंजा फंसा हुआ है, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई वो यहाँ पे मंजा फंसा हुआ है पतंग का, पतंग उड़ रही थी, मुझे लगा कोई उड़ा रहा है। और भाई आगे एक लड़की और बाइक वाला जा रहा था, बच गया भाई। We always use extremes of weather like rain and thunderstorms जिसमें सूरज का कोई नामो निशान ना रहे, क्योंकि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी में एक इमोशन देखने को मिलता है जिसे नाम दिया गया है सोलेस्टेल्जिया। ये टर्म दिया था 2005 में ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर ग्लेन एल्ब्रेक्ट ने, जिसकी डेफिनेशन है द मेंटल डिस्ट्रेस caused by the loss of or assault to one's place of residence, particularly due to environmental change
और डिग्रेडेशन। मतलब अगेन जो अंदर से आपका मन मचलता है शाम को टीन का टप्पर उड़ते हुए देख के, और आप सोचते हो कि मेरा वजूद ही क्या है यहाँ पर, तो बस उसी को भारी शब्दों में परोसा गया है। एंड दिस इज द रीजन कि ब्रूस ऑलमाइटी जैसी मूवीज में जब गॉड को अपनी ताकत दिखानी होती है तो बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तूफान आता है। जब इंद्रदेव को दिखाना होता है वृंदावन के लोगों को कि वो कितने बलवान हैं, तो बाढ़ ले आते हैं। मैट्रिक्स फिल्म की दुनिया में जब तक इंसानों की जीत नहीं होती तब तक सूरज देखने को नहीं मिलता है। द लास्ट लीफ स्टोरी में लड़की मरना चाहती है और उसे वो रिलेट करती है इस बात से कि आंधी बारिश आएगी, आखिरी पत्ती भी टूट जाएगी और मैं भी चल बसूंगी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपको रोजमर्रा की मूवीज में देखने को मिल जाएंगे। पर हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ड्यून, जो कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, फिर भी इसमें धूप रहती है, पर हाँ उसकी धूप रेगिस्तान वाली है जिसमें अगेन आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसी कैटेगरी में फिर मुझे याद आती है मिडसमर। उसमें है फूल, बगीचे, नदी, पेड़ पौधे, फिर भी लोग मरते हैं। बट देन अगेन इसमें नेचर के कारण नहीं, इसमें इंसानों की वजह से ही मौत होती है। स्पॉन्जबॉब में क्लियर तो नहीं है, पर मेरी असम्पशन है कि द जेलीफिश आर इन डिस्ट्रेस, वो परेशान है, पॉसिबली बिकॉज उनका जो होम एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, और जो स्पॉन्जबॉब की पोर्ट से म्यूजिक निकलता है वो उनका स्ट्रेस बस्टर है। नहीं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ह्यूमंस में भी देखा गया है कि जब वो स्ट्रेस में रहते हैं तो द म्यूजिक लेवल्स हेल्प देम गेट रिड ऑफ देयर fatigue, their mental stress। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मे बी डेथ की या फिर प्रोटेस्ट की, म्यूजिक ऑलवेज हेल्प्स। नाउ देयर इज अनदर एंगल इन द एपिसोड दैट कैन बी डिस्कस्ड हियर, वो है द परसेप्शन ऑफ टाइम। स्पॉन्जबॉब के पास जो टाइम था उसमें उसने क्या अचीव किया? वेल, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं। उसका सारा टाइम तो गया कुछ पत्थर के पुतले बनाने में, और उसके चक्कर में वो अपनी लाइफ को कोई मीनिंग ही नहीं दे पाया। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ईयर 1927 में फिलोसोफर मार्टिन हेडिगर ने अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था बीइंग एंड टाइम। उसमें बीइंग टुवर्ड डेथ के कॉन्सेप्ट की बात होती है, जिसमें लिखा गया है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी कि इंसानों के होने या ना होने को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वी आर मॉर्टल, हम मर सकते हैं ना। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं था कि इससे पहले तो किसी को इसकी समझ ही ना हो। इट हैज एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर इन बुद्धिज्म, अद्वैत वेदांता एंड मैनी सच एशियन फिलॉसफीज। द पॉइंट इज, जब इंसान को पता चलता है कि उसका अंत होने वाला है तो वो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करता है। एंड दैट्स व्हाई बीइंग एंड टाइम के पब्लिश होने के सालों पहले ही ईयर 1886 में फेमस राइटर लियो टॉल्स्टॉय, जिनको याद नहीं आ रहा उनके लिए, he was a writer of the book War and Peace। आपने पढ़ा होगा जीके की बुक में, किताब भी पढ़ लीजिएगा, अच्छी है, मैंने नहीं पढ़ी पर तुम पढ़कर देखना। तो उन्होंने 1886 में अपनी बुक पब्लिश की थी बाय द नेम द डेथ ऑफ इवान इलियच, और इसी को 1952 में जापानीज डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा ने अडेप्ट करके बनाई थी इकिरू। मूवी और नॉवेल में हमारे प्रोटैगनिस्ट को कैंसर रहता है तो उसका मरना तय रहता है। Then he realizes कि there is more to his life than just his mundane bureaucratic job। तो अपनी लाइफ खत्म होने से पहले वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवाता है, जिसकी परमिशन देने में उसका डिपार्टमेंट ढील डाल रहा था, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो वो खुद भी उस बात पर उतना ध्यान नहीं देता। हिंदी सिनेमा में इसका पैरेलल आपको देखने को मिलेगा मूवी आनंद में, बट मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है पुस इन बूट्स पार्ट 2। अ कैट हैविंग 9 लाइफ्स, जिसमें से 8 चली जाती हैं और फिर वो फाइनली अपनी आखिरी लाइफ में लाइफ के बारे में समझता है। वो डायलॉग सुना होगा ना आपने, हम 2 बार जन्म लेते हैं, एक तब जब हम पैदा होते हैं और दूसरा तब जब हम ये जान लेते हैं कि हम पैदा क्यों हुए। ये मार्क ट्वेन की एक इंग्लिश लाइन का समवॉट हिंदी ट्रांसलेशन है, विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि जब मैं बचपन में वीडियो गेम्स खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, सो जब हमारे पास 2, 3, 4 लाइफ्स रहती हैं तो हम थोड़े रेकलेस रहते हैं, बट जब अचानक से एक लाइफ बचती है तो वी गो इन सम वॉट ऑफ अ बीस्ट मोड गेमिंग। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मार्टिन हेडिगर की बुक में इको नॉस्टैल्जिया और इको पैरालिसिस नाम के 2 और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। इको पैरालिसिस इस जब आप अपने सामने एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को देख पा रहे हैं पर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, जो कि याद दिलाता है मुझे कुछ दिन पहले की घटना जो कि मेरे होम टाउन झांसी में हुई। आंधी की वजह से एक ही रात में ऑलमोस्ट 70 पैरेट्स की जान चली गई। देन देयर इज इको नॉस्टैल्जिया, मतलब हमारे ज़माने में क्या पानी होता था,
क्या हवा होती थी, क्या पेड़ होते थे, क्या पंछी होते थे। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो दिल्ली और ऑलमोस्ट पूरा डेवलप्ड इंडिया अभी फेस कर रहा है और उसी में मर जाना चाहता है। टाइम है अभी। फाइनली एक रिसर्च पेपर है 2000 का, उसका एक कोट बोलना चाहूँगा। उसका लाइक समवॉट हिंदी में ट्रांसलेशन है कि हम इंसान होने के नाते हर बार रियलिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इंसान हमेशा अपने साथ हो रही घटनाओं में से उनका मतलब समझने के काबिल ज़रूर होता है।